सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द अफिनिटी क्रोमैटोग्राफी। लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस करा था कॉलम क्रोमैटोग्राफी, देन टीएलसी, पेपर क्रोमैटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी एंड एचपीएलसी, और उसके बाद हमने गैस क्रोमैटोग्राफी किया था। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम करने वाले हैं अफिनिटी क्रोमैटोग्राफी। अफिनिटी क्रोमैटोग्राफी नाम से पता चल रहा है अफिनिटी। अफिनिटी मतलब इंटरैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। तो ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? इंटरैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स के इंटरैक्शन के बेसिस पर। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन होगा उतना आपको बेटर रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, जैसे एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी से बाइंडेड रहता है, ऐसा। और यहाँ पर जो अफिनिटी क्रोमैटोग्राफी है वो किस लिए यूज़ होता है? अगर आपको कोई भी बायोमोलिक्यूल को प्यूरिफाई करना है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका स्टेशनरी फेज़ होता है वो क्या रहता है? आपका मॉडिफाइड रेजिन। कैसे मॉडिफाई करते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊँगी। ये क्या होता है? सॉलिड होता है। और जो आपका मोबाइल फेज़ रहता है वो क्या होता है? लिक्विड होता है, जो कि आपका बफर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होता है? अगर हम स्टेप्स देखें तो सिलेक्शन ऑफ स्टेशनरी फेज़। स्टेशनरी फेज़ क्या? आपका लीगेंट। लीगेंट का आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा कि हमें कौन सा लीगेंट चूज़ करना है। जो रेजिन होता है, रेजिन अटैच टू द एंटीजन, देन चूज़ द एंटीजन विच इज़ स्पेसिफिक टू दैट एंटीबॉडी। सो इससे समझने से पहले हम ये देखते हैं कि जो लीगेंट्स होते हैं उसका टारगेट मॉलिक्यूल क्या होता है। जैसे जो एंजाइम्स होते हैं वो किसके साथ बाइंड करते हैं? इनहिबिटर और कोफैक्टर्स। जैसे सपोज़ करो ये आपका एंजाइम है, उस एंजाइम में क्या होता है? इस एंजाइम के ऊपर ऐसा स्पेसेस होते हैं जहाँ पे कि आपके इनहिबिटर्स आके बाइंड करते हैं या कोफैक्टर्स आके बाइंड करते हैं, या जो आपका एक्टिव साइट होते हैं वहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है। तो ये इनका क्या हो गया? टारगेट मॉलिक्यूल हो गया। यानी कि जो इसकी एंजाइम की अफिनिटी है वो किसकी तरफ है? इनहिबिटर और कोफैक्टर की तरफ। जो एंटीबॉडी होती है वो, जैसे ये एंटीबॉडी है तो ये एंटीबॉडी क्या करती है? एंटीजन के साथ बाइंड होती है। देन आपका जो न्यूक्लिक एसिड है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस या फिर न्यूक्लिक एसिड बाइंडिंग प्रोटीन आपका टारगेट मॉलिक्यूल होगा। अगर लिगेंड आपका है हार्मोन तो उसका जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो क्या है? रिसेप्टर। तो सेल के ऊपर जो भी रिसेप्टर होता है उसके ऊपर क्या होता है? हार्मोन आके बाइंड होता है। यही हमने पढ़ा है। तो जो हार्मोन होता है वो लिगेंड अगर है तो आपका जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो क्या है? रिसेप्टर है। अगर लिगेंड एविडेन है तो टारगेट मॉलिक्यूल वुड बी बायोटिन। और जैसे पॉली ए अगर आप लेकर चल रहे हो तो पॉली ए के लिए आरएनए हैविंग पॉली यू सीक्वेंस क्या होगा? आपका टारगेट मॉलिक्यूल रहेगा। सो आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेप 1 इज़ सिलेक्शन ऑफ स्टेशनरी फेज़। आपको स्टेशनरी फेज़ सेलेक्ट करना है। स्टेशनरी फेज़ का मतलब है कि आपको ये लीगेंट सेलेक्ट करना है। ये आपको क्या करना है? ये लीगेंट सेलेक्ट करना है। दीज आर द स्टेशनरी फेजेस। दीज लीगेंट्स आपको क्या करना है? सेलेक्ट करना है। अब जो रेजिन होता है, रेजिन अटैच टू द एंटीजन, then choose the antigen which is specific to that antibody। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर इफ़ यू वांट टू प्यूरिफाई द एंटीबॉडी, अगर आपके सैंपल में एंटीबॉडी है, आपको एंटीबॉडी को प्यूरिफाई करना है, तो जो रेजिन है दैट शुड बी अटैच टू द एंटीजन। उसको हमें क्या करना पड़ेगा? एंटीजन से अटैच करना पड़ेगा। तो रेजिन क्या होती है? स्मॉल बीड्स होती हैं इस तरीके से। मान लीजिए ये क्या हमारी रेजिन है, तो इस रेजिन के ऊपर हम क्या लगा देंगे? हमारा एंटीजन। ठीक है, ये क्या है? आपका एंटीजन। तो जो भी हमारा रेजिन है उसके ऊपर हम क्या अटैच कर देंगे? हमारा एंटीजन अटैच कर देंगे। और आपको पता है कि जो एंटीजन होता है उसकी अफिनिटी किसके साथ है? एंटीबॉडी के साथ है। तो अगर आपके सैंपल में एंटीबॉडीज़ होंगी तो वो एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी? इस एंटीजन के साथ बाइंड हो जाएंगी इस तरीके से, राइट। सो आपको सबसे मेन काम क्या होता है कि हमें लीगेंट का सिलेक्शन करना पड़ेगा जिसकी अफिनिटी हो। और ये कैसे सेलेक्ट करना है वो आप इस टेबल से देख सकते हैं।
दूसरा काम होता है कि आपको कॉलम की पैकिंग करनी होती है, यानी कि जो आपके रेजिन आपने तैयार करे थे उससे आपको कॉलम को फिल करना पड़ता है। तीसरा स्टेप है इक्विलिब्रेशन, यानी कि आप जो बफर है उसको पूरे इंस्ट्रूमेंटेशन में, इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप रन कराओगे ताकि ये इंश्योर हो जाए कि हाँ अब हमारा जो सिस्टम है उसमें कोई इम्प्योरिटी वगैरह नहीं है, अब आप उसमें सैम्पल को लोड कर सकते हो। फिर आप अपना सैम्पल लोड करोगे एंड उसके बाद जो अनबाइंडेड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको वॉशिंग से रिमूव कर दिया जाता है, और जो बाइंडेड मॉलिक्यूल्स हैं उनको आप ब्रेक कर सकते हो या तो पीएच को इंक्रीज़ करके या फिर सॉल्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करके आप क्या कर सकते हो, बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जो स्टेप्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले जो सैम्पल आपको प्यूरिफाई करना है उसको हम लीगेंड के साथ बाइंड करेंगे। उसके बाद जो भी अनबाइंडेड रह जाएंगे उसको वॉश ऑफ कर दिया जाएगा। आप लीगेंड को चूज़ करिए, फिर उसको इमोबिलाइज़ करिए ऑन अ सपोर्ट मैट्रिक्स। ठीक है, जो भी आपका सपोर्ट मैट्रिक्स है आपने उसके ऊपर क्या करना है, उसको यानी कि जो रेजिन है उसके ऊपर लगा दीजिए। उसके बाद आप उसको बाइंड कराइए। जो भी इंटरेस्ट मॉलिक्यूल है, जो भी आपके सैम्पल के अंदर टारगेट मॉलिक्यूल रहेगा वो उसके साथ क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। जैसे एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी के साथ बाइंड होता है। उसके बाद क्या होता है, इल्यूजन हो जाता है। अब जो आप लिगेंड चूज़ करोगे वो फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला स्पेसिफिसिटी, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। दूसरा आप ऐसा लिगेंड को चूज़ करोगे जो कि क्या हो, रिवर्सिबल हो। तो आपको ऐसा लिगेंड चूज़ करना है कि उनकी जो लिगेंड और मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट की जो बाइंडिंग है वो रिवर्सिबल होनी चाहिए ताकि वो रिमूव हो सके। उसके बाद आपका जो साइज़ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। स्टेबल होना चाहिए आपका लिगेंड, और उसकी जो अफिनिटी है यानी कि जो उसकी इंटरेक्शन है विद द टारगेट मॉलिक्यूल वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सो अब जैसे ये एक एग्ज़ाम्पल है, अगर आपके पास एक मिक्सचर ऑफ आरएनएज़ है, ठीक है, आपके पास ना एक सैम्पल है उसमें मिक्सचर ऑफ आरएनए, मिक्सचर मतलब उसमें राइबोसोमल आरएनए भी है, मैसेंजर आरएनए भी है, ट्रांसफ़र आरएनए भी है। अब मुझे क्या करना है, उसमें से एमआरएनए को आइसोलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कॉलम के अंदर मैं क्या कर सकती हूँ, ओलिगो डी सेल्यूलोज को कॉलम के अंदर यूज़ कर सकती हूँ। सो आइसोलेशन ऑफ mRNA फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट RNAs वी कैन डू यूजिंग द ओलिगो डी सेल्यूलोज इन द कॉलम। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो अदर RNA है वो बाउंड नहीं होंगे मैट्रिक्स से और वो वॉश ऑफ हो जाएंगे क्योंकि वो अनबाइंडेड रह जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जो आपका mRNA है वो बाइंडेड होगा और वो इल्यूट आउट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये ओलिगो डी सेल्यूलोज जो कि आपका क्या है, कॉलम के अंदर है। ठीक है, कॉलम के अंदर है हमारे पास। अब इसमें क्या है, टी थाइमीन का सीक्वेंस है। अब आपको पता है कि जो हमारे पास मिक्सचर हमने डाला, मतलब देखो ये आपके पास क्या था, कॉलम था। ठीक है, इस तरीके से आपके पास कॉलम था। इस कॉलम में हम यहाँ पे क्या फिल कर रखे हैं हमने, ये ओलिगो डी सेल्यूलोज। अब ये जो ओलिगो डी सेल्यूलोज है ना, इसके ऊपर हम क्या डालते हैं, अपना सैंपल डालते हैं। अब ये जो सैंपल है इसमें डिफरेंट RNAs हैं। डिफरेंट क्या है, RNA है। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कंडीशन आएगी, यानी कि अब यहाँ पे बाइंडिंग होएगी। आपको पता है कि जो mRNA का स्ट्रक्चर होता है वो सबसे डिफरेंट है। mRNA का स्ट्रक्चर डिफरेंट कैसे होता है, इसका 5 प्राइम पे क्या होती है, कैपिंग होती है 5 mg की मिथाइल ग्वानोसिन की, और फिर आपका 3 प्राइम पे क्या होती है, पॉली ए टेल होती है। mRNA के स्ट्रक्चर में पॉली ए टेल होती है, 3 प्राइम पे टेलिंग होती है, 5 प्राइम पे कैपिंग होती है। सो अब जो आपका mRNA है जिस पे कि पॉली ए टेल है, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे इसके साथ बाइंड हो जाएगा। सिर्फ जो mRNA है आप देख रहे हो, सिर्फ mRNA बाइंड रहेगा। बाकी के जो RNA है, यानी कि जो आपका ट्रांसफ़र RNA है या फिर आपका जो राइबोसोमल RNA है, उनके पास तो पॉली ए टेल है नहीं, तो वो बाइंड नहीं करेंगे, तो वो वॉश ऑफ हो जाते हैं, दे आर वॉश्ड अवे, क्योंकि वो मैट्रिक्स से बाइंड नहीं करे, अनबाइंडेड है और सिर्फ mRNA ही बाइंड करा है।
एक बारी जब आपने ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए को वॉश ऑफ कर लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो आपका एमआरएनए है उसको इल्यूट आउट कर लेते हैं, जो आपका बाइंडेड एमआरएनए है। फिर बाद में जब इनको हटा दिया तो बाद में फिर जो हमारा बाइंडेड एमआरएनए है उसको इल्यूट आउट कर लेते हैं यूजिंग लो सॉल्ट बफर। ठीक है, लो सॉल्ट बफर का यूज़ करके आप बाइंडेड एमआरएनए को भी सेपरेट कर सकते हो, इसको इल्यूट आउट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने मिक्सचर ऑफ आरएनए में से अपना जो मैसेंजर आरएनए है उसको सेपरेट आउट कर लिया। अगर आप एप्लीकेशन देखो तो इट इज़ यूज्ड फॉर आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स, जैसे कि आपका प्रोटीन्स है या डीएनए है, उनकी आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन के लिए काम आता है। जैसे डीएनए है, प्योर और इम्प्योर डीएनए को अगर आपको अलग करना है। इट इज़ यूज्ड टू प्यूरिफाई द न्यूक्लिक एसिड, एंटीबॉडीज़ और एंजाइम्स को प्यूरिफाई करने के लिए, और टू नोटिस विच बायोलॉजिकल कंपाउंड बाइंड्स टू अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ मिक्सचर एंड फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बाइंडिंग साइट्स ऑफ द एंजाइम। तो बेसिकली इसको हम प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, प्रोटीन्स के लिए और डीएनए के लिए, एंड इस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल था, हमने आरएनए का सेपरेशन कराया विद this technique, and this was all about the affinity chromatography. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.